गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? पिछली क्लास में लोक सेवा आयोग हुआ था ना, संघ लोक सेवा आयोग। देखो, जो लोक सेवा आयोग की बात की थी हम लोगों ने, फाइनेंस कमीशन हो गया था और लोक सेवा आयोग पार्ट 14 वाला ये हो गया था ना। आगे इसमें एक पार्ट है आपका, पार्ट 17, ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो भाषाएं हमारे संविधान में उनके बारे में। तो भाग 17 में जब हम लोग देखेंगे राजभाषा के बारे में, 343 से 351 ये वो आर्टिकल हैं जो हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। और ध्यान रखना कि एक हमारी अनुसूची है, जैसे 8वीं वाली, 8वां शेड्यूल। इस 8वें शेड्यूल में हमें भाषा से रिलेटेड चीजें मिलती हैं। की अगर बात करें तो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, शेड्यूल के बारे में। पहले 14 भाषाएं थी, फिर 22 हो गई, है ना। तो जितने आर्टिकल हैं इसको हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से ये है इसमें। तो 343 से 351, 351, पहली चीज तो ये समझना है कि राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में डिफरेंस है। जैसे हम लोग कई बार चीजों को समझ नहीं पाते और राष्ट्रभाषा जैसे पूछा जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा का मतलब एक प्रकार से समझिए कि जो सबसे लोकप्रिय भाषा, जो सबसे लोकप्रिय भाषा होती है, ठीक है। तो जो सबसे लोकप्रिय भाषा है पूरे देश में, मतलब जैसे वो, तो उसको कहा जाता है एक प्रकार से राष्ट्रभाषा, ठीक है। जैसे इंडिया की सबसे लोकप्रिय आपकी कौन सी है? हिंदी। और पाकिस्तान की जैसे उर्दू। तो किसी न किसी देश की कोई ना कोई तो होगी, है ना। तो हम लोग के लिए ये होता है। अच्छा, उसी तरह से हम लोग जब करते हैं
राज्य भाषा राज्य भाषा दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिए। तो राज्य भाषा में हम लोग को कहते हैं राज्य की लोकप्रिय भाषा। राज्य की लोकप्रिय भाषा का मतलब होता है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग। सर अभी तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर ही हैं। कौन हो भाई तुम नए वाले बैच के ऐड हो गए हो क्या? मनोज? अरे नया बैच नहीं है, ये पुराना बैच है, तुम्हारा बैच अभी नहीं है। हाँ, तुम्हारा बैच तो अभी बहुत पीछे चल रहा है, अभी तुम्हारा पीएम प्राइम मिनिस्टर वाला चल रहा है। ठीक है, वो ग्रुप में ऐसे ही चला गया है, आप लोग लीव कर सकते हैं। हाँ हाँ लीव कर दो, ये पुराना बैच है, ये खत्म होने वाला है। तुम लोग कहाँ से हो? अभी हम लोगों में यूनियन गवर्नमेंट चल रहा है। हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं, तुम लोग की क्लास नहीं है ये, तुम लोग का 9 बजे होगा। जो नया बैच है उनका 9 बजे से क्लास होगा। जो इस साल के बच्चे हैं वो 9 बजे से होंगे, आप लीव कर सकते हो। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो लीव कर दे, उनकी 9 बजे से क्लास है। ठीक है। अब जैसे राष्ट्रभाषा जब बोली जाती है तो ये देश के लिए बोला जाता है। राष्ट्रभाषा किसके लिए बोला जाता है? देश के लिए। लेकिन जब राज्य भाषा बोलते हैं तो राज्य भाषा बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर राज्य के लिए, जैसे यूपी के लिए, महाराष्ट्र के लिए, राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए। तो उस राज्य में जो सबसे लोकप्रिय भाषा होगी वो राज्य की भाषा होती है। जैसे गुजरात के लिए गुजराती है आपकी, यूपी के लिए हिंदी है, महाराष्ट्र के लिए मराठी है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो टर्म होता है राजभाषा, देखो इसको यहां से राज्य से मत सोचना, ये राजभाषा है। राजभाषा का मतलब अलग चीज है। राजभाषा का मतलब होता है कि जिसमें कामकाज होता है। हमारे देश का जो ऑफिशियल वर्क है वो जिसमें होता है उसे कहते हैं आपका राजभाषा। जैसे कभी मुगलों का शासन चल रहा था, जब राजा महाराजा थे, तो कहा नहीं जाता था कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी। तो इसका मतलब ये होता था कि वो कामकाज किसमें करते थे, लिखा पढ़ी किसमें होती है। तो लिखा पढ़ी जिस चीज में होती है उसे कहते हैं राजभाषा। तो आप देखिए कि जैसे यूपी का है, अगर यूपी में भी आप देखिए तो जो भी विज्ञप्ति निकलती है, नोटिफिकेशन वगैरह निकलते हैं तो हिंदी में निकलते हैं, काम होता है ना उसमें। तो अगर हम देखें तो जिस भाषा में कामकाज या पेपर वर्क होता है उसे कहा जाता है राजभाषा। जिसमें कामकाज होता है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो संघ की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी, मतलब देश की। तो यानी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, हिंदी को राजभाषा इस तरह से शब्द यूज किया गया है। ठीक है, और सहायक राजभाषा कौन सा है आपका? तो सहायक राजभाषा है अंग्रेजी। मतलब दोनों में काम, आप देखते हो हिंदी में तो होता ही है, बाकी जो पेपर वर्क है वो इंग्लिश में भी होते हैं। अब राज्यों की अगर राजभाषा में जाओगे, ये तो संघ की राजभाषा की बात आई, अब राज्य का अलग अलग होगा ऑफिशियल वर्क। जैसे नागालैंड, तो नागालैंड में किस में काम होता है? अंग्रेजी में होता है। नागालैंड जाओगे तो आधे पूरा लगभग काम इंग्लिश में ही होता है उनका ऑफिशियल वर्क। ठीक है, और बिहार का जो है वो किस में है? हिंदी में। यूपी का किस में होगा? तो यूपी भी हिंदी में ही होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं। ठीक है ना? तो राष्ट्रभाषा का मतलब अलग है। 3 शब्द मिले आपको, एक शब्द मिला राष्ट्रभाषा, एक मिला राज्य भाषा, और एक मिला राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा वो जो देश में सबसे लोकप्रिय हो उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मतलब प्रयोग की जा रही हो। और ऐसा कोई दर्जा तो अभी तक दिया नहीं है, वैसे कहा जाता है कि हिंदी है, लेकिन ऐसा संविधान में कुछ है नहीं कि मतलब राष्ट्रभाषा का वो किया गया हो। हाँ, राजभाषा का दर्जा है, तो हमारे उसमें राजभाषा का दर्जा इसको मिला हुआ है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को सहायक राजभाषा। चलिए,
संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है, किंतु हिंदी को राजभाषा घोषित करता है। ये आपको ध्यान रखना है, यही सबसे बड़ी बात है कि संविधान में हम लोगों को राष्ट्रभाषा नहीं बताया है, हिंदी राजभाषा बोला है। राजभाषा का मतलब होता है जिसमें कामकाज होगा, ठीक है ना। क्योंकि अब कोई हर जगह हमारे हिंदी, देखो पूरे देश में जरूरी नहीं कि हर जगह हिंदी बोली जाती है, दिक्कत यहाँ है ना। इसलिए हम इसको राजभाषा नहीं घोषित कर पाते कि हम इसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो भाई साउथ वाले वो कहेंगे भाई हम क्यों ऐसा करें, हम लोग की तरफ तो बोला ही नहीं जाता। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि हिंदी को क्या घोषित किया गया है, आपका राजभाषा। ध्यान रखना है कि हिंदी राजभाषा है जिसमें कामकाज होगा, ऑफिशियल वर्क। अच्छा, अभी एक दिन आप जानते होंगे, तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया कब? 14 सितंबर 1949। ये वो डेट है जब राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। और इसीलिए जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को ये घोषित किया गया और 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। राजभाषा की मांग सबसे पहले किसने रखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और राष्ट्रभाषा कहा किसने था? नर्मदा जी ने। तो आपको ये बाल गंगाधर तिलक जी वाला याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि मांग किसने सबसे पहले की थी कि राजभाषा बनाइए हिंदी को, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब मेन आपके पास है अनुच्छेद, ये तो बेसिक था, यहां से यहां तक आपको याद करना है, मतलब 343 से 351 किस आर्टिकल में क्या बोला गया है। जैसे आर्टिकल 343, ये केवल बताया गया है कि क्या करना है हिंदी को। देखो क्या बोला गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का और अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। मतलब ये कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो भी कामकाज होंगे, कामकाज, राजभाषा का मतलब कामकाज, तो जो भी कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे। वो किस में होंगे? हिंदी में होंगे, ठीक है। और अंक कौन से यूज करेंगे हम लोग? जो भी भारतीय अंक यूज किए जाते हैं उसी का अंतरराष्ट्रीय रूप, ठीक है ना। मतलब वही जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बस एक डिफाइन किया गया था। 344 में वो क्या बोल रहे हैं, राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बाल गंगाधर खेर, तिलक नहीं है, ध्यान रखना, जल्दबाजी में पढ़ना जाना, तिलक नहीं है, बाल गंगाधर खेर जो पहला राजभाषा आयोग बना था इसके संबंध में कि किसको हम लोग मतलब जो ऑफिशियल वर्क है वो किस में किया जाए। अच्छा, इसी में एक आयोग के गठन किया गया, समिति बनाई गई, और 344 उसी आर्टिकल की बात हो रही है, ठीक है ना। 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। देखो क्या हुआ कि ये तय करना था कि आखिर जो राजभाषा का दर्जा है वो किसको दिया जाए, संघ की राजभाषा का दर्जा किसको दिया जाए। मेन मुद्दा ये था, क्योंकि जिसको भी राजभाषा का दर्जा मिल जाएगा ऑफिशियल काम उसी में होंगे। इस वजह से एक आयोग का गठन किया गया था जिसमें बाल गंगाधर खेर थे। और समिति एक प्रकार से समझ लो कि 30 लोगों की, जिसमें से लोकसभा से 20 सदस्य। देखो ज्वाइंट कमेटी किसे बोलते हैं? जब दोनों सदनों के लोग आते हैं, जब लोकसभा के भी मेंबर होते हैं उसमें और राज्यसभा के भी होते हैं, तो उसे संयुक्त बोलते हैं, संयुक्त संसदीय। अगर किसी एक का हुआ, जैसे लोकसभा का या केवल राज्यसभा का हुआ, तो वो सिंगल रहता है, ठीक है। तो यहां से ये तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम राजभाषा आयोग है वो अध्यक्ष कौन थे उसके, तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो हमारे थे बाल गंगाधर खेर, ठीक है। तो बाल गंगाधर खेर हमारे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। कौन से आर्टिकल में बात हुई है? 344 में हुई है। 345 में किस बात की चर्चा हो रही है? राज्यों की राजभाषा। अच्छा, अब देखो कंफ्यूज मत होना भाई, संघ की राजभाषा मतलब देश की राजभाषा हिंदी, देश लेवल पर। राज्यों के लिए, हर राज्य के लिए हिंदी थोड़े ना हो जाएगी। अब जैसे गुजरात है, तो गुजरात में जरूरी है कि हिंदी में काम हो? भाई गुजरात में तो गुजराती में ना काम होगा। महाराष्ट्र में किस में होगा? मराठी में होगा, ठीक है।
तो राज्यों की अलग अलग राजभाषा होती है, लेकिन इनमें से 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी भाषा हिंदी है। बहुत सारे राज्य, जैसे आप यूपी बेल्ट का देख लो, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश है ना, राजस्थान, इधर वाले सब एरिया क्या है, सब हिंदी वाले होंगे। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन तीनों की राजभाषा इंग्लिश है, मतलब यहाँ पर जो भी कामकाज होता है वो इंग्लिश में होता है, जो ऑफिशियल वर्क है। बिहार की राजभाषा 2 मानी जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि बिहार में एक हिंदी को भी दर्जा है और उर्दू को भी दर्जा है, हिंदी को भी है और उर्दू को भी है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बिहार राज्य की द्वितीय राज्य भाषा कौन सी है, यह क्वेश्चन ऐसे आता है, बिहार राज्य की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो बिहार राज्य की प्रथम राजभाषा तो हिंदी है, जो दूसरा लिखा हुआ है वो है उर्दू, तो बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है वो उर्दू है। इसी तरह से जब जम्मू कश्मीर की पूछते हैं कि प्रथम राजभाषा कौन सी है, तो हम कहेंगे उर्दू, लेकिन द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है, हिंदी, द्वितीय राजभाषा कौन सी है, संस्कृत। अभी इसको मिला था 2010 में दर्जा दिया गया था, तो यानी कि अब संस्कृत में भी कामकाज हो सकता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी मिला हुआ है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी संस्कृत को किया गया है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे आप लोग, जो पहले लिखा है वो पहली राजभाषा है, और ये बाद में मतलब इसको दर्जा दिया गया होगा कि अगर ये नहीं है तो इसमें भी आप कामकाज कर सकते हैं। सहायक राजभाषा किसे बोलते हैं, इंग्लिश को, ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन होता है, सहायक राजभाषा किसे बोलते हैं, इंग्लिश। यानी कि अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो वो इंग्लिश में काम कर सकता है। तो 343 में हमें बताया जा रहा है कि जो भी संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी। 344 में आयोग का गठन किया गया जिसमें बाल गंगाधर खेर हैं। 345 में हमें राज्य की राजभाषा की चर्चा है, हर राज्यों की अलग अलग, जिसमें ऑफिशियल काम होगा। और 346 में 2 राज्यों के बीच का है कि एक राज्य अगर दूसरे राज्य से कम्युनिकेशन करता है तो किस भाषा में करेगा। मान लो कि यूपी वाला जो है कर्नाटक से करना चाहता है, महाराष्ट्र वाला गुजरात से करना चाहता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होगा, तो वो हिंदी या अंग्रेजी में होगा, ठीक है। तो यानी कि 346 हमें ये बता रहा है कि अगर 2 राज्यों के बीच कम्युनिकेशन का कोई पॉइंट है, तो वो किस में होगा आपका, हिंदी या अंग्रेजी में होगा, ठीक है। चलिए 347, हो सकता है कि किसी राज्य में ये मांग उठ जाए कि एक तो पहले वहां कोई भाषा चल रही हो, लेकिन कोई दूसरी भाषा बहुत ज्यादा मात्रा में लोग बोल रहे हैं। जैसे मान लो आंध्र प्रदेश ही है, कोई लिंगायत समुदाय है, उन लोग की अपनी भाषा है और बहुत ज्यादा लोग बोलने वाले, तो वो डिमांड कर सकते हैं राष्ट्रपति से कि हमारे इस लैंग्वेज को भी राजभाषा का दर्जा दे दीजिए, मतलब राज्य का। तो ये राष्ट्रपति के पावर है कि राष्ट्रपति चाहें तो उनके इस डिमांड को स्वीकार करके उसको भी राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि हिंदी चल रही है, साथ में ये भी कह सकते हैं कि चलो ठीक है हम इस भाषा को भी दर्जा दे सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है तो आर्टिकल 347 में बात बोली जा रही है कि अगर कोई राज्य है वहां पर ज्यादा मात्रा में लोग किसी दूसरी भाषा को बोलने वाले लोग हैं और उस राज्य में बहुत समय से रहते चले आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो उस भाषा को भी दर्जा दिलवा सकते हैं उस राज्य में। जैसे यहीं की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, जैसे हिंदी है राजभाषा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर और ज्यादा, जैसे बिहार वाला केस लो ना, हिंदी तो था ही लेकिन उर्दू को भी दिया गया ना दर्जा। क्यों दिया गया, क्योंकि वहां बोलने वाले लोग ज्यादा थे, उन लोगों ने डिमांड करी कि भैया उर्दू को भी दे दीजिए, कामकाज में दिक्कत आ रही है, बहुत लोग ऐसे हैं जो उर्दू समझ रहे हैं, तो उर्दू को भी दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से वो चीजें हैं, ठीक है ना, तो ये काम राष्ट्रपति कर सकते हैं। 348 में हमें कोर्ट की भाषा बताई गई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कामकाज होता है वो किस में होता है, इंग्लिश में होता है, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा सबको
कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कामकाज हैं वो इंग्लिश में है। तो ये कौन से आर्टिकल में हमें पता चलता है? 348। 349 एक अगर कोई सुधार करना है भाषा में, मतलब कोई दिक्कत आ रही है, कोई उसमें इंप्रूवमेंट कराना है, ये उससे रिलेटेड है कि भाषा में अगर कोई इंप्रूवमेंट कराना है किसी के भी, तो उससे रिलेटेड कोई आयोग गठन करना है तब ये बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जब भी चीज बनाई जाती है वो 2/3 बहुमत से ही होगा। यह बात हमने पीछे की थी आपसे कि साधारण बहुमत एक अलग केस होता है और विशेष बहुमत एक अलग केस होता है। विशेष बहुमत में क्या होता है कि 2/3 चाहिए होता है, मतलब कोई भी चीज लाने के लिए। तो अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है अपनी राजभाषा से, मतलब हम चाहते हैं कि ये इसको हटा दिया जाए, कोई दूसरा भाषा लाई जाए अपने राज्य में, तो ये संसद में प्रस्ताव आएगा, आयोग का गठन होगा और जो भी ये लोग प्रस्ताव रखेंगे उसको 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये चीजें उसमें कही गई है कि अगर कोई भी सुधार कराना है, कोई भी चेंज कराना है किसी भाषा से रिलेटेड कोई भी, तो फिर उसके लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाती है। देखिए ज्वाइंट कमेटी फिर से बता दे रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट जब बोला जाता है तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं, उसे ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है ना? तो ज्वाइंट कमेटी बना के ही ऐसा करना पड़ेगा। तो पूरा अगर पढ़ोगे इसे, तो राजभाषा संबंधी सुधार के लिए राजभाषा आयोग या जेपीसी का गठन किया जाता है और इनके सिफारिश को संसद से 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है अगर कोई भी चेंज करना है तो। पहली जो जेपीसी बनी थी वो गोविंद बल्लभ पंत, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजभाषा के सुधार के लिए सबसे पहली जो कमेटी बनी थी वो कौन सी थी, मतलब किसके नेतृत्व में थी? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है ना? तो ये 349 में बात हो रही है। अगर कोई दिक्कत आती है 350 में हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई शिकायत करनी है किसी भी प्रकार की, ठीक है ना, तो वो किसी भी भाषा में दी जा सकती है, जरूरी नहीं कि वो राजभाषा में हो। देखो होता क्या है, गांव का आदमी है, अब गांव का आदमी जो है जरूरी थोड़ा कि इंग्लिश जानता होगा। मान लो कहीं लोकल का, अब जैसे साउथ है, अब साउथ में गांव के लोग कन्नड़ बोल रहे हैं, अब वहां पे जो बहुत पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो अपना लोकल लैंग्वेज जान रहे हैं, वो पहुंचे थाने और अपना रिपोर्ट दर्ज कराना है। अब वहां जाके वो थाने वाले क्या कहते हैं, भैया हम तो खाली इंग्लिश में लेंगे। तो अब वो गांव वाला आदमी इंग्लिश थोड़ा लिख के देगा आपको रिपोर्ट। तो वही बात की जा रही है कि वो जिस भी भाषा में देना चाहते हैं वो अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये चीज इस अनुच्छेद में बताया गया है, ये मतलब ये आर्टिकल में ही मेंशन कर दिया गया है कि अगर कोई भी शिकायत अगर आपको दर्ज करानी है किसी व्यथा या शिकायत के संबंध में, संबंधित अधिकारी को सूचना किसी भी भाषा में दी जा सकती है, जरूरी नहीं कि वह राजभाषा में हो। मतलब ये जरूरी नहीं है। बात क्लियर हुई? समझ में आ गया ना? तो ये तो सबको पता है कि ये चीज तो कॉमन है, लेकिन ये आर्टिकल में है, मतलब ये मेंशन है, बस ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 350 से क्या कहता है, ये इसी आर्टिकल का पार्ट है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान, मतलब शुरुआत की जो शिक्षा है, शुरुआत की शिक्षा का मतलब कौन? क्लास 5 तक, लगभग हाँ क्लास 5 तक आ जाता है। तो क्लास 5 तक की शिक्षा की बात करें तो वो उनकी मातृभाषा में ही आपको देना होगा। ठीक है ना? जैसे जिस लैंग्वेज में वो समझते हो, भोजपुरी समझते हो भोजपुरी में दो, ठीक है, हिंदी है तो हिंदी, बस भोजपुरी वाले तो हिंदी सब समझते ही हैं। अब जैसे कोई कन्नड़ वन्नड़ में है या मलयालम में है, केरल वेरल में है, तो अब केरल में शुरुआती शिक्षा मलयालम में ही दी जाएगी, आगे का भले इंग्लिश में हो जाए या समथिंग हो जाए। तो वही बात हो रही है कि जब छोटे पे हैं तो उस समय, और ये सब आर्टिकल में मेंशन है, ये सब आर्टिकल में मेंशन कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान। 350 बी उसी का दूसरा पार्ट ये बता रहा है कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त होना चाहिए जो ये देखता रहे कि इनको शिक्षा सही से दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। ये अल्पसंख्यकों के लिए मेंशन है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो अधिकारी का काम होगा कि वो उनको शिक्षा प्रोवाइड करे उनकी लैंग्वेज में, ये देखता रहे। तो अगले ही वाले आर्टिकल में ये व्यवस्था कर दी गई थी। अल्पसंख्यक का दर्जा हम पीछे बात कर चुके हैं, भाषा तथा धर्म के आधार पर, आरक्षण जाति के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज कि अल्पसंख्यक का दर्जा किस आधार पर दिया गया था, तो ये भाषा और धर्म के आधार पर हमें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, लेकिन आरक्षण जाति के आधार पर है। तो इस तरह से ये चीजें आपको मेंशन मिलती हैं इन सब में रिलेटेड। ठीक है?
अच्छा, लास्ट जो इसका आर्टिकल है, हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा। मतलब ये सरकार का दायित्व है, गवर्नमेंट का, कि जो भी प्रोविजंस है हिंदी भाषा को ऊपर उठाने में वो करे। वो तो पता ही है सरकार कितना हिंदी भाषा को उठाती है। तो लेकिन आर्टिकल में मेंशन है कि आर्टिकल 351 ये कहता है कि सरकार का ये कर्तव्य है कि जो भी बन सके वो हिंदी भाषा को ऊपर उठाए। तो 343 से 351 ये हमारे भाषा से रिलेटेड है पॉइंट्स, आर्टिकल्स। तो हर चीज मेंशन है। अब आपको एक एक करके उसमें रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके होगा कुछ। तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपके पार्ट 17 में है, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो देश की लोकप्रिय भाषा होती है। अभी हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि संविधान में मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, कहा कहते हैं। अब जैसे कोई पूछता है तो कह देते हैं कि हाँ हिंदी राष्ट्रभाषा है। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? हिंदी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज का मीन्स जिसमें कामकाज होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा मेन मेन पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो आयोग बना था वो कौन, किसके अध्यक्षता में था? तो बाल गंगाधर खेर के उसमें था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। किस आर्टिकल में हमें ये बताया गया है कि संघ की भाषा राजभाषा हो, हिंदी होगी? तो 343 में बताया गया है। और किस अनुच्छेद के तहत आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, पहला गठन जो आयोग का हुआ था वो किससे हुआ था? 344 से हुआ था। कौन से आर्टिकल में राज्यों की राजभाषा की चर्चा है कि डिफरेंट राज्य में ये राजभाषा होंगे? वो 345 में है, ठीक है ना। और जो भी एक राज्य, जैसे यूपी से बिहार, बिहार से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, इन दोनों के बीच आपस में कम्युनिकेशन करना है अगर दो राज्यों के बीच में, तो इससे रिलेटेड जो भाषा का प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है? 346 में है। और ये कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए? हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर किसी राज्य की जनता ये मांग करती है कि हम ये भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं तो हमको भी राज्य भाषा का दर्जा दिलवा दीजिए इसको, तो हाँ ये कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति करेंगे 347 आर्टिकल के तहत। वो चाहे तो अगर ज्यादा मात्रा में वो ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जा रही है तो वो ऐसा प्रावधान कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल में ये बताया गया कि कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी? तो ये 348 में। या तो दूसरी तरह से क्वेश्चन होता है कि कौन सी कोर्ट की जो राजभाषा है या जो कामकाज वाली भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो कौन सी होती है? इंग्लिश। तो ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्या हम अपनी शिकायत कुछ भी करना है तो हम किसी भी भाषा में या मातृभाषा में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आर्टिकल 350 हमें कहता है। कौन सा आर्टिकल हमें ये बताता है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन, वो आपकी मातृभाषा में होना चाहिए? तो ये हमारा 350 से कहता है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल हमें ये कहता है कि ये सरकार का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का क्या करे? विकास करे। चलिए, छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ये वैसे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल एक रिवीजन होगा। भारतीय संविधान में किसी भाषा को कौन से शेड्यूल में शामिल किया गया है? 8वें शेड्यूल में। ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में, ठीक है। 8वें शेड्यूल में उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। आपको पता होगा उड़ीसा का भी नाम बदल दिया गया था। अब इसका नाम क्या है? ओडिशा। उसी तरह से जो भाषा थी उड़िया, लैंग्वेज बोली जाती थी, अब उसको ओडिया कहते हैं, ओडिया। कौन से संशोधन से हुआ है? 96वें संशोधन, 2011, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 है। ये अब तक याद हो चुका होगा। कौन से आर्टिकल में भाषाई अल्पसंख्यक का प्रावधान है? 29-30। याद करो, फंडामेंटल राइट में ये चीज हमने समझाई है, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 तो लैंग्वेज बेस पर था। संसद में केवल हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग होगा, ठीक है। आर्टिकल 120 में भी ये बात हुई है, जब पार्लियामेंट वाला टॉपिक चल रहा था तब, ठीक है। आप फिर से अगर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा पार्लियामेंट वाले में हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग होगा। ये तो वही हो गया, सेम हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 210, विधानमंडल में इंग्लिश या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग हो। विधानमंडल मतलब राज्य से होता है। जैसे यूपी है
तो यूपी के विधानसभा में कौन सी भाषा प्रयोग होगा? तो यूपी के विधानसभा में या तो इंग्लिश प्रयोग करो और या तो जो उस राज्य की राजभाषा है। तो यूपी की राजभाषा क्या है? हिंदी है, तो हिंदी यूज होगी। ठीक है, जैसे अब बिहार है, तो बिहार में हिंदी भी है, उर्दू भी है, तो हिंदी भी यूज कर सकते हैं, उर्दू भी कर सकते हैं। नहीं होगा तो इंग्लिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से। संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? 22 है। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। ये केवल रिविजन आपको करना था, भूल गए होगे। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा। 71वां कोंकणी मणिपुरी नेपाली। 92वां बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ये वो 8 भाषाएं थी जो बाद में ऐड हुई थी। ठीक है ना, रिवीजन कर लेना है। इस चैप्टर का मेन मकसद बस इतना है कि आपको ये आर्टिकल समझने हैं बस। इस चैप्टर का बस मेन मतलब ये है, 343 से 351 ये जो आर्टिकल है वो आपको ध्यान रखने एक एक करके, बाकी सब पीछे का है। ठीक है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि 8वें शेड्यूल में क्या इंग्लिश भाषा शामिल है? तो नहीं, हमारे उस 22 भाषाओं में इंग्लिश ऐड नहीं है। ठीक है ना, ये कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश नहीं है उसमें। भोजपुरी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है। ये वो क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब दिक्कत क्या है ना, देखो, भोजपुरी की बहुत डिमांड हो रही थी। भोजपुरी की बहुत लोग बोलने वाले हैं। अब इधर जो ये पूरा यूपी बिहार है, ये सब पूरे देश में फैला हुआ है, तो ये लोग भोजपुरी ही तो बोलते हैं। तो अब राष्ट्रपति चाहे तो ये कर सकते हैं। एक आर्टिकल है ना आपका ऊपर कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको दर्जा दिलवा सकते हैं। तो इसी की डिमांड चल रही थी। तो भोजपुरी की भी डिमांड चल रही है और राजस्थानी की भी डिमांड चल रही है कि इन दोनों को मतलब राजभाषा का दर्जा दिया जाए। अब कब तक दिया जाएगा, अब ये देखा जाएगा कि कब तक हो। कुछ भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा कहा जाता है, जिनको शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा वो कौन सी है। 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ओडिया और संस्कृत। 6 भाषाओं को दर्जा दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का। कौन कौन सा? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ओडिया और संस्कृत। ठीक है, इसको याद करना होगा। इसमें से जो 4 भाषाएं हैं उन्हें द्रविड़ लैंग्वेज कहते हैं। इन 6 में से 4 भाषाओं को द्रविड़ कहते हैं, कन्नड़ को, तेलुगु को, तमिल को और मलयालम को। इन चारों को मिलाकर के द्रविड़ भाषा कहा जाता है। तो 2 चीजें समझ में आई कि क्लासिकल लैंग्वेज 6 है, उनमें से 4 जो है वो द्रविड़ भाषा है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की ब्राहुई भाषा भारत के द्रविड़ भाषा से मेल खाती है। ये क्वेश्चन किया गया है प्रीवियस ईयर, किसी एक पेपर में क्वेश्चन किया गया था कि हमारी जो भारत की द्रविड़ भाषा है वो किस देश के मतलब भाषा से मेल खाती है। तो वो एक पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान जगह पड़ता है आपका, सिंध साइड से, सिंध से दूसरी तरफ, तो ब्राह्मी भाषा से मिलता है। ये एक क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, और 2019 में हिमाचल प्रदेश है ये, संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा। देखो अभी हम बात कर रहे थे आपसे कि उत्तराखंड ने कब दिया था, तो उत्तराखंड ने अपना 2010 के आसपास वो दे दिया था दर्जा। अब हिमाचल प्रदेश भी है जिसने अभी अभी कुछ समय पहले संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है, 2019, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। तो वैसे अगर प्रथम राजभाषा देखे तो हिंदी है, द्वितीय देखे तो संस्कृत है। तो ये बात है इसमें। ठीक है, तो राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज चैप्टर है, इसमें आपको 343 से 351 ये एक ध्यान रखनी है, आर्टिकल्स उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाकी जो संशोधन हुए हैं वो याद रखने हैं, जिसकी वजह से वो ऐड किए गए हैं भाषाएं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा की जो चर्चा है वो ध्यान रखना किसमें की गई है। आयोग का गठन जो था, पहला आयोग जो बनाया गया वो किसकी अध्यक्षता में है। ठीक है ना, राजभाषा का मतलब क्या होता है ना, और राज्यों की भाषा का क्या मतलब है। ये सब मेन मेन पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर से ध्यान रखने हैं। बाकी इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, 1-2 बार रिवाइज करोगे पूरा याद हो जाएगा। तो ये है पार्ट 17। अच्छा, ये जो पार्ट 20 है, देखो पार्ट 18 में क्या है स्टूडेंट? इमरजेंसी। इमरजेंसी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं।
कब किए हैं पता है? राष्ट्रपति के पावर में, जब पावर ऑफ प्रेसिडेंट हम लोग देख रहे थे, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल, तीनों का डिस्कशन हुआ है। याद है? आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक, जिसमें 352 के तहत हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते थे, 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा सकते थे और 360 में फाइनेंशियल था। आप देखिएगा पीछे वो पूरा जो डिस्कशन है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वो सब इमरजेंसी वाला ही है। ठीक है, तो तीनों चीजों को हमने डिस्कस किया था उसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, लोगों को लगता है, लेकिन अगर आपने पीछे के सारे चैप्टर ध्यान से पढ़े हैं तो सारे के सारे संशोधन यही हैं। कैसे? मैं दिखा देता हूं आपको। अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे, कोई भी संशोधन स्टार्ट करोगे, सपोज करो प्रथम संविधान संशोधन 1951, आपको पता है ये बहुत पहले हमने पढ़ाया है, प्रथम संशोधन, जिसमें 9वां शेड्यूल ऐड किया गया था। याद है? लैंड रिफॉर्म वाला, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, इसको ऐड करवाया था ताकि ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रहे। ठीक है, ये बहुत पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने। 7वां संशोधन 1956 वाला है, पार्ट 1 जब पढ़ोगे, जिसमें हम लोगों ने कहा था जब संविधान लागू हुआ था और उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, 14 राज्य बने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पर बना था। याद आ रहा है? कुछ न याद आ रहा है तुम लोग को तो खत्म हो तुम लोग। ठीक है, पूरा शुरू से लेके अब तक पढ़ा चुके हैं। संशोधन मतलब चैप्टर, कोई अलग से चैप्टर नहीं। अगर किसी ने पूरे पॉलिटी को ढंग से पढ़ा है तो पूरा का पूरा इसी के अंदर है सब। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर इसको रटेंगे, अरे कुछ नहीं भैया, पहले पार्ट से पढ़ते पढ़ते चले आओ, सारे संशोधन आपको यही एक क्रम से मिलने। बस यहाँ पे एक फायदा होगा कि सारे संशोधन एक क्रम से हैं, बस एक के बाद एक क्रम से लगे होंगे। ठीक है, बस इतना होगा। अब जैसे इसमें बहुत सारे, अब देखो बहुत सारे क्या है, सब तो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन अब पढ़ने के लिए है। अब जैसे 24वां इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है ना? कोई बता सकता है 24वें में क्या बताया था हमने? ये राष्ट्रपति की वीटो पावर से रिलेटेड था, अगर याद हो। राष्ट्रपति संविधान संशोधन के उसमें वीटो पावर नहीं कर सकते। आर्टिकल 4 जिसमें लिखा गया था, आर्टिकल 2 और 3 368 के दायरे से बाहर रहेंगे, और साथ में इन संशोधनों पर राष्ट्रपति वीटो पावर नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कुछ था। 35वां संशोधन सिक्किम को 1975 में शामिल किया गया था। याद आ रहा है? पहले सहायक दर्जा दिया गया था और 36वें में फिर वो राज्य बन गया था, है ना? तो इस तरह से ये क्रम से है। बस आपको एक फायदा मिलेगा, सबको एक क्रम में कर दिया है एक तरफ, जो कई सारे चैप्टरों में था। अच्छा, दूसरी बात, सारे संशोधन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जितना कॉपी में लिख दिया है हमने बहुत कुछ कंसीडर किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे आप उनमें से पढ़ सकते हो, है ना? क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, संशोधन इतने सारे हुए हैं कि आप कहां तक रटते रहोगे। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, जैसे 73वां 74वां, ये आपको याद होगा। 73 और 74 किसी को याद है क्या? ये एक में भाग 9 जोड़ा गया था, एक में भाग 9 का छूट जोड़ा गया था। भूल गए होगा अब तुम लोग को, कहाँ इतना याद रहता है, इतना याद रहता तब का है आपको। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको, बाकी अपना ये पढ़िएगा। ये कोई अलग चैप्टर नहीं है, हमने फिर से बता दिया। अगर पूरे आप रिवीजन करते हुए चले आ रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि वही सब है। मेन बात करते हैं। संविधान संशोधन की बात किसमें हुई है? भाग 20 में हुई है। अनुच्छेद कौन सा है? 368। यानी कि जो हमारा संविधान संशोधन है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? 368, सबको मालूम। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान को संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। मतलब कि संसद ही, पार्लियामेंट ही एक ऐसी है जो इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। कितने प्रकार से संशोधन होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर से देखते हैं।
तो संशोधन तीन प्रकार के होते हैं। एक पहला संशोधन है जो सिंपल होता है, साधारण बहुमत द्वारा। एक होता है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा होता है विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति। इसमें से कोई बता सकता है हमें कि 368 में कितने प्रकार के संशोधन की बात हुई है? आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 में कितने संशोधन की बात हुई है? कितने प्रकार के संशोधन की बात हुई है? ऑप्शन ए 2, 3, 1 या 4। आर्टिकल 368 में कितने प्रकार के संशोधन की बात हुई है? तुम लोग खत्म हो, बिल्कुल एकदम में गायब हो। बस खाली पढ़ाई हुए 3 दिन बीत जाए, बस उसके बाद देखो फिर सब खत्म। 2 है, 2 ही है, 3 नहीं है 368 में। ये वाला बाहर है, ये वाला नहीं है 368 में, केवल ये है और ये है। आर्टिकल 368 में 2 ही है। बहुत पहले पढ़ाए थे, एकदम जब स्टार्टिंग में था तब पढ़ाए थे ये सब। तो अगर क्वेश्चन पूछता है संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 3 है। फिर से ध्यान से सुनो, संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? 3। लेकिन 368 के तहत कितने प्रकार से हो सकता है? तो 368 के तहत 2 प्रकार से हो सकता है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। आर्टिकल 368 का प्रयोग करके कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से। 2 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो साधारण बहुमत है ना, ये 368 में नहीं है। ये तो नॉर्मल है ना, साधारण बहुमत के लिए हमें 368 का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है। 368 का प्रयोग तब करना पड़ता है जब हमें कोई विशेष चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो साधारण बहुमत आप ध्यान रखेंगे, ये बाहर है, इसमें लिखा भी है 368 के बाहर है, ये साफ साफ लिखा है। साधारण बहुमत जो सिंपल मेजोरिटी 368 में नहीं आता। तो 368 के तहत दो प्रकार से हो सकते हैं। साधारण बहुमत में क्या होता है, रिवाइज कर लो, तुम लोग चाहे जितनी बार पढ़ लो है। उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक की आवश्यकता होती है। मान लो 543 लोग हैं, चाहे 540 सपोज करो। अब इस 540 है तो इसका आधा कितना हुआ? 270। तो आपको 270 से ज्यादा चाहिए होगा, मतलब मोर देन 270। तो 270 प्लस ले लो। साधारण बहुमत के लिए बस इतना है, अगर सदन में 540 लोग हैं, उसका आधे से ज्यादा चाहिए। एक एग्जाम्पल दिए हैं। तो अगर आपको 272 या 273 भी मिल जाता है तो आपके बहुमत हो गया, ठीक है। बस इतना ही करना है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं, साधारण बहुमत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या क्या है इसमें? वेतन में वृद्धि करनी है, हो सकता है साधारण बहुमत से। विदेशी राज्यों का भारत में विलय, साधारण बहुमत। वर्तमान राज्य में परिवर्तन, साधारण बहुमत। विधान परिषद का सृजन, साधारण बहुमत। अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में परिवर्तन, साधारण बहुमत। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया है आप लोगों को, जिससे आप लोग को ये पता चल जाए कि कहां कहां हम लोग साधारण बहुमत का प्रयोग करते हैं। तो याद कर लो फिर से, कहां करते हैं? किसी की सैलरी में अगर वृद्धि करनी है, कोई विदेशी राज्य भारत में मिलाना है, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके। वर्तमान राज्य का नाम बदलना है, सीमा बदलनी है, तो अनुच्छेद 3। विधान परिषद का सृजन 169, इतना सारा, ये सब साधारण बहुमत से होता है। विशेष बहुमत क्या होता है? 368 के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ लो इसको, फिर से दोबारा रिवाइज हो रहा है ये, ठीक है। संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। तुम लोग क्या समझोगे इसे? क्लियर है कि नहीं? ये वाला पॉइंट याद है? विशेष बहुमत वाला नहीं याद है?
ये रहा, ये पढ़ा चुके हैं, अभी भी है हमारे पास। अगर टोटल सीट 543 है और वोटिंग वाले दिन प्रेजेंट है 500, लेकिन वोट दिया केवल 400 ने, तो इसका 50%। यही तो बात किए थे कि जितनी टोटल सीट होती है उस टोटल सीट का जो 50% है उससे ज्यादा होना चाहिए, और साथ में जो प्रेजेंट है उसके 2/3, 266। मतलब आपको बहुमत किससे चाहिए होगा? 271 से चाहिए होगा। दोनों देखना होता है। विशेष बहुमत का क्लियर हुआ कि ये जो टोटल सीट है उस टोटल सीट 543 का भी हमें ज्यादा चाहिए, तो अब हम 266 नहीं चाहिए, हमें चाहिए होगा 272, क्योंकि इससे भी ज्यादा चाहिए होगा। तो यही बात हुई थी कि विशेष बहुमत का मतलब ये होता है। तो विशेष बहुमत का मतलब पॉइंट ये है आपका। कहां पर संशोधन करने के लिए जरूरत पड़ती है? जब मूल अधिकार में संशोधन करना होता है, और या तो डीपीएसपी में। अगर इनसे रिलेटेड कोई संशोधन है तो ये विशेष बहुमत से ही होगा, साधारण बहुमत से नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, इसका मतलब बस इतना है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें राज्यों की भी सहमति चाहिए। विशेष बहुमत तो चाहिए, राज्यों की भी सहमति चाहिए। मामले याद कर लो कि कौन कौन से उसमें रहते हैं, बहुत सारे इसमें रहते हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, कौन से मामले ऐसे होते हैं जिसमें राज्यों का समर्थन चाहिए? ऐसा कोई मामला जिसमें राज्य शामिल हो, कोई भी ऐसा मामला जिसमें राज्य शामिल हो। जैसे राष्ट्रपति का अगर कोई मामला है, राष्ट्र प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो अकेले संघ नहीं ले सकता डिसीजन, उसमें राज्यों की सहमति चाहिए होती है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई पॉइंट हो गया, अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज होती है तो राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। तो उस चीज में हमें विशेष बहुमत या राज्यों का अनुसमर्थन दोनों चाहिए होता है। राज्यों का अनुसमर्थन का मतलब बस इतना है कि जैसे 28 राज्य हैं तो 15 राज्य आपके फेवर में हो जाए, बस। आप मतलब उनकी विधानसभा में भेजेंगे और 15 राज्य भी आपके पक्ष में आ गए तो फिर वो संशोधन पास हो जाता है। ठीक है ना, वो चीज होती है उसमें। ये सारे मामले लिखे गए जहां पर दोनों चाहिए होते हैं। अब ये आपका काम है, अगर आपको पढ़ना है, याद करना है, तो आप उसको समझ लीजिएगा। ये सारे मामले में दोनों चाहिए होते हैं, राज्यों का भी समर्थन चाहिए और विशेष बहुमत भी चाहिए, बोथ। कौन सा मामला? राष्ट्रपति से रिलेटेड हो, निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है, संघ की न्यायपालिका, हाई कोर्ट, कुछ भी। अगर 7वें शेड्यूल में भी अगर आपको चेंज करना है, 7वें शेड्यूल में कोई चेंज करना है, तो भी राज्यों का समर्थन चाहिए होगा, उनके समर्थन के बिना नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे मामले आपको देखने होंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन हम लोग किस आर्टिकल के थ्रू करते हैं? टाइप करिए, संविधान का संशोधन हम लोग किस आर्टिकल के थ्रू करते हैं? थ्री 368, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम आर्टिकल 368 का संशोधन कर सकते हैं, खुद उस आर्टिकल का? क्या हम आर्टिकल 368 का ही संशोधन कर सकते हैं? जिसके तहत हम संशोधन कर रहे हैं, क्या हम उस आर्टिकल का ही संशोधन कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस। विशेष बहुमत चाहिए होगा और आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन चाहिए होगा। हम उस आर्टिकल का, ये है ना, लिखा तो है इसमें, स्वयं अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको और राज्यों का भी समर्थन चाहिए होगा, तभी हो पाएगा। क्लियर? तो ये है मेन। तो इस चैप्टर में केवल आपको बस रिवाइज करना है, मेन मेन जो
आपके संशोधन, देखो ये दोनों तो बहुत पढ़ लेना, कौन सा याद है? 42वां तो पढ़ना ही पढ़ना, अगर याद आ गया हो, इंदिरा गांधी जी के समय वाला। और इनके जस्ट बाद एक और संशोधन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, 44वां, किसके समय का है? मोरारजी देसाई, इमरजेंसी के बाद जब हुआ था। तो इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे प्रावधान किए थे और मोरारजी देसाई ने बहुत सारे फिर हटवाए थे। देखिए इंदिरा गांधी जी ने इतने संशोधन करा दिए कि खुद उस संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। ये क्वेश्चन बना है कि संशोधन 42वें संशोधन को इतने संशोधन हुए हैं कि उसको लघु संविधान की दर्जा दे दिया गया है। वह खुद एक संविधान है छोटा सा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 42वां 1976 वाला 52 अनुच्छेदों में संशोधन हुआ, 52 अनुच्छेद में संशोधन कर दिए गए, 9 अनुच्छेद जोड़े गए थे, पार्ट 4A जोड़ा गया था, 14A जोड़ा गया था, 2 पार्ट जोड़े गए थे, 9 नए अनुच्छेद शामिल किए गए थे और 52 अनुच्छेदों में चेंज हुआ था 42वें के तहत। इसमें हमने सब डिटेल दे दी है, आपको केवल पढ़ना है बस, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये याद आता जाएगा, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे पीछे जो भी चैप्टर आपने पढ़े सब याद आता जाएगा। जैसे प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता सब जोड़ा गया था, याद है, ठीक है ना, 42वें संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, ठीक है ना। डीपीएसपी में 3 शामिल किए गए थे, 39 क, 43, 48, ये 42वें से जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था भाग 4A में, जब डीपीएसपी का चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको बस याद करनी होंगी। तो ये कोई अलग चैप्टर नहीं है स्टूडेंट, आपने जितना पढ़ा है ये उसका रिवीजन है। हाँ, अगर आपने ढंग से चैप्टर पढ़ा है ये सारे संविधान के संशोधन याद हो जाएंगे, नहीं तो फिर से आपको सारे संशोधन रटने पड़ेंगे, ठीक है ना। रिसेंट वाला देख लो, जो लेटेस्ट वाला है, दो 2021 वाला, इसको पढ़ लो। राज्यों एवं यूनियन टेरिटरीज को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार देता है। आपको अगर याद हो तो इसी में बवाल हुआ था, ओबीसी वगैरह को क्या करना था कि पहले बात हुई कि केंद्र बनाएगा सूची कि कितने ओबीसी हैं, लेकिन बाद में ये मुद्दा आया कि नहीं भाई ये राज्यों को दे दिया जाए, यही संशोधन हुआ था। तो रिसेंट वाला जो आपको देखने को मिलता है 105वां संशोधन एक्ट 2021 ओबीसी के लिए। अब आप ओबीसी की जो नई लिस्ट बन रही है वो राज्यों के पास है कि वो राज्य अपने अपने राज्य से ये तय करे कि कौन कौन ओबीसी की लिस्ट में आता है। तो यही संशोधन के लिए ये चीज की गई है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाला जो था वो कौन सा था? 103वां संशोधन था, 2019 में जो हुआ था वो ईडब्ल्यूएस वाला था, ठीक है। आरक्षण जो है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, SC ST के लिए जो आरक्षण था लोकसभा एवं विधानसभा में, अब वो 2030 तक, हर 10 साल के लिए होता है ना, तो खत्म हो गया था 2020 में। तो एक संशोधन हुआ, 104वां संशोधन 2020 में, 10 साल के लिए फिर बढ़ गया है, तो 2030 तक हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और ये कोई वो नहीं है, आप बस रिवाइज करना है इस चैप्टर, ठीक है। तो संविधान संशोधन कोई बहुत बड़ा टॉपिक आपका नहीं है। हेलो, क्लियर है? तो संविधान संशोधन एक लिस्ट हमने दे दी है जो इंपॉर्टेंट है, बस आप उसको रिवाइज करते रहिए, पूरे चैप्टर भर के वो अपने आप तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब आगे वाली बात करेंगे, जिसमें से अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका मेन जो बचेगा सबसे इंपॉर्टेंट में, वो पंचायत वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो,
9वां पार्ट जो है उसका, पंचायत और नगर पालिका, वो एक मेन चैप्टर बचा हुआ है बस, बाकी छोटे छोटे हैं सब, 21-22 कुछ है ही नहीं, वो तैयार हो जाएगा। और निर्वाचन, एक इलेक्शन वाला, 2 चैप्टर जो आपके हैं, एक पंचायत और एक इलेक्शन, यानी कि पार्ट 9 और पार्ट 15, 2 मेन चैप्टर आपके हैं, ठीक है। और देखो कंबाइन कर दी हम आपकी पीडीएफ पूरी, टेलीग्राम पे हम इसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आज हो जाएगा तो करीब हम पूरे नोट्स एक साथ कर दे रहे हैं, 160 पेज है टोटल, ठीक है। तो पीडीएफ के टोटल पॉलिटी का कंबाइंड फॉर्म है, तो 160 के आसपास पेज है। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए होंगे वो अपना पीडीएफ निकाल लेंगे, ऐसे आप में से बहुत होंगे, हमें मालूम है, ठीक है। तो और जिन लोगों ने बनाए होंगे तो वो भी ठीक है, टेलीग्राम पे हम भेजेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे जाएगा नहीं, 100 MB से ज्यादा है ना, शेयर ही नहीं हो रहा, तो टेलीग्राम पे हम उसको शेयर कर देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे जो भी होगा। तो 2 चैप्टर हमारे मेन अब बचे हुए हैं, 9वां पंचायत और 15वां इलेक्शन, फिर आपका पॉलिटी कंप्लीट। 21-22 कुछ नहीं है, आर्टिकल केवल पढ़ने हैं, 21 का खाली आर्टिकल पढ़ना है, किस आर्टिकल में क्या बोला गया है, और 22 में भी केवल वो आर्टिकल पढ़ने के क्या क्या बोला गया है। ओके, सुबह सुबह क्लास में आने के लिए धन्यवाद आप लोग का, ठीक है। चलिए, बहुत ठंडा भाई, बच के रहो सब, है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हिस्ट्री का कहां पर है आप, क्या करोगे, बंद है भैया 22 तक, इलाहाबाद कोचिंग बंद है। हाँ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पर ही, ग्रुप नहीं है, अरे है टेलीग्राम पे है, तो ग्रुप आपके टेलीग्राम का ग्रुप है। हिस्ट्री नहीं चलेगी क्या सर, ले अभी 100 की जगह का हिस्ट्री तो हो चुकी है, तुम लोग यार कुछ भी। चलो लिंक शेयर कर देंगे, जब अब टेलीग्राम पे अपलोड होगा तो लिंक शेयर कर